नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 8 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर के आप नोट्स बना सके, इसके लिए जो है पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जाइए वहां से टेलीग्राम ग्रुप को, डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे जो है आपको रेगुलर बेसिस पे पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है और उसको डाउनलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। इसी के साथ साथ कोशिश करिए कि कोई भी सेशन आप मिस नहीं करिए, रेगुलर जो है करंट अफेयर की क्लास को फॉलो करिए, क्योंकि करंट अफेयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके एग्जाम में। बहुत सारे प्रश्न जो है डायरेक्ट करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, तो रेगुलर जो है सेशन को फॉलो करिए। और साथ ही साथ क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। ठीक है, तो देखिए हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है अन्न योजना, इसकी जो है चर्चा हो रही है। कारण क्या था, अभी हाल ही में चुनावी रैली के लिए प्रधानमंत्री जी छत्तीसगढ़ गए थे, जहां पे इन्होंने ऐलान किया कि जो दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली है ये योजना, इसको अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 2028 तक कर दिया जाएगा। और ये योजना दोस्तों कोरोना समय में, ठीक है, पेंडेमिक के दौरान 2020 में शुरू की गई थी। तो यहाँ पे जो है चुनावी राज्य यानी कि छत्तीसगढ़ में इलेक्शन होने वाला है और चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान किया कि जो कोरोना महामारी के दौरान जो शुरू की गई थी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यानी कि जो लोग गरीब लोग हैं उनको क्या करना, मुफ्त में सरकार की तरफ से राशन दिया जाता था, इस योजना को अगले 5 वर्षों के लिए क्या किया गया, बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, और इसके तहत जो है गरीबों को क्या किया जाएगा, 5 सालों तक मुफ्त में, ठीक है, राशन जो है वो दिया जाएगा। ये दिसंबर में ये योजना पूरी होने वाली थी और इस योजना को लगातार देकर जो है शुरुआत किया गया था दिसंबर 2020 में, और 1 वर्षों के लिए शुरू में किया गया था। तब से ये लगातार इस योजना का जो है समय वो बढ़ाया जा रहा है और अब जो है अगले जो है इसे और जो है 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। इस योजना की जो शुरुआत की गई थी वो 30 जून 2020 को किया गया था। कोरोना के समय जब लॉकडाउन था दोस्तों, कई सारी पाबंदियां थी, गरीबों को राशन नहीं मिल पा रहा था, इस और खाने पीने का काफी ज्यादा उनके आगे संकट आ गया था। और इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने यानी कि सरकार ने इस योजना की शुरुआत की और इसके तहत उनको मुफ्त में जो है राशन जो है दिया जाता था सरकार की तरफ से। और ये योजना जो है दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली थी। अगर हम बात करें दोस्तों, इस समय जो है सरकार जो है ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और अन्य ऐसे ही बहुत सारे कल्याणकारी योजना, उसके तहत जो है खाद्य सब्सिडी पर 2023 में 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च करेगी। ठीक है, इस पे खाद्य सब्सिडी पे सरकार ने खर्च किया है। और वही बात करें जो गरीब कल्याण अन्न योजना है, ये मार्च 2000, ठीक है, इसमें देखा जाए सरकार के द्वारा घोषित एक खाद्य सुरक्षा, ठीक है, और इस योजना को जो शुरुआत कर दिया गया था यहाँ पे, ठीक है, 30 जून को किया गया था, ऐलान जो किया गया था मार्च 2020 में, और इसको जो है ये एक खाद्य सुरक्षा कल्याण योजना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों की हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा कहाँ गंगा उत्सव का आयोजन किया गया। दोस्तों गंगा उत्सव का भी हाल ही में आयोजन किया गया है। कहाँ किया, किसके द्वारा किया गया, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा किया गया है। कहाँ किया गया, ऑप्शंस आपके सामने है। वीडियो को शेयर करते रहिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। और इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो ध्यान रखिएगा गंगा उत्सव का हाल ही में आयोजन किया गया और ये दोस्तों ध्यान रखिएगा 7वां संस्करण था गंगा उत्सव का, जिसका आयोजन किया गया राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा 4 नवंबर को किया गया था। दोस्तों कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। इस आयोजन का जो उद्घाटन किया गया दोस्तों वो जो है जल शक्ति मंत्रालय की जो सचिव है देवाश्री मुखर्जी, उन्होंने जो है यहाँ पे ये है दोस्तों राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा, ठीक है, नेशनल क्लीन गंगा मिशन के जो महानिदेशक है जी अशोक कुमार की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया। ध्यान रखिएगा ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल क्लीन गंगा, ठीक है, नेशनल क्लीन गंगा मिशन के जो महानिदेशक कौन है, जी अशोक कुमार, ठीक है, इनकी उपस्थिति में। इनके अनुसार देखा जाए, जी अशोक कुमार के अनुसार देखा जाए तो गंगा नदी में, ठीक है, गंदे पानी के प्रवाह को रोकने के लिए 37 करोड़ रुपए की जो है परियोजना की भी स्वीकृति दी गई। गंगा नदी को एक तरीके से क्लीन करने के लिए गंगा बेसिन में लगभग देखा जाए तो 3000 मिलियन लीटर दैनिक उपचार क्षमता जो है स्थापित की गई है। गंगा उत्सव 2023 में, ठीक है, 2023 के उत्सव में नमामि गंगे पत्रिका के 33वें संस्करण का भी विमोचन किया गया।
अगर हम बात करें दोस्तों राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के बारे में, तो ये जो गंगा नदी है दोस्तों, इसके कायाकल्प, संरक्षण, प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय परिषद के द्वारा जो है इसे क्रियान्वित किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो मिशन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय क्लीन गंगा मिशन जो है, जिसका क्रियान्वयन किया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय परिषद के द्वारा। ठीक है, और ये राष्ट्रीय परिषद जिसे राष्ट्रीय गंगा परिषद के नाम से जानते हैं, और उद्देश्य क्या है, तो गंगा का कायाकल्प करना, उसका संरक्षण करना, उसको मैनेज करना। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की बात करें दोस्तों, तो ये जो है गंगा परिषद की, ठीक है, राष्ट्रीय गंगा परिषद की क्रियान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता है। और इसे देखा जाए तो अगस्त 2021 को, ठीक है, ये जो परिषद है इसको साझेदारी, ठीक, माफ करिएगा, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, कि निम्न में से किस देश ने एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो किस देश ने दोस्तों एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है, ध्यान रखिएगा। इस खिताब, ये जो है ट्रॉफी जो थी दोस्तों, यानी कि इस चैंपियनशिप की मेजबान देश जो है भारत है। झारखंड में रांची में इसका आयोजन किया गया फाइनल वाला, और ये खिताब दोस्तों जीता है, भारत ने ही जीता है। ठीक है, मेजबान भारत ने ही जापान को हरा करके ये खिताब जीता है। तो भारतीय महिला जो हॉकी टीम ने दोस्तों एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। ध्यान रखिएगा, भारतीय महिला जो हॉकी टीम है उसने जो है एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है। ये मैच जो है इसका फाइनल राउंड रांची में हुआ है, और फाइनल में दोस्तों जो था वो भारत था और जापान था, जिसने भारत ने जो है जापान को हरा करके, ठीक है, 4-0 से जापान को हरा करके इस ट्रॉफी पे कब्जा किया है। भारत की तरफ से दोस्तों किसने किसने गोल किया, तो संगीता कुमारी, नेहा, लारम सियानी, ठीक है, और वंदना कटारिया। तीसरे के मुकाबले में देखा जाए तो यहाँ पे इससे पहले चीन ने दक्षिण कोरिया को हराया था, तो तीसरे स्थान पे दक्षिण कोरिया है। ठीक है, आप चीन माफ करेगा। इससे पहले जो है भारतीय टीम ने दोस्तों ये ट्रॉफी जीती थी, 2016 में जीता था, जब सिंगापुर में जो है एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित की गई थी, तो भारतीय टीम ने इसको जीता था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ अभी हाल ही में देखा जाए दोस्तों एक बहुत बड़ी उपलब्धि, ठीक है, विराट कोहली ने हासिल किया है। तो कलकत्ता में देखिए जो वर्ल्ड कप का मैच हो रहा था, उस दौरान विराट कोहली का जो है 35वां जन्मदिन मनाया गया, और इन्होंने जो है ये जो मैच हो रहा था भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में हो रहा था, और इस 35वें जन्मदिन के और ठीक है दौरान इन्होंने जो है अपना जो है करियर का देखा जाए तो खिला जो है कौन सा 49वां शतक लगाया। ठीक है, तो 49वां शतक जो है विराट कोहली ने किसके खिलाफ लगाया, साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगाया, और इस तरीके से देखा जाए तो अपने जन्मदिन पर शतक बनाने वाले ये तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए। अच्छा, इन्होंने किसका जो है बराबरी कर लिया इस समय, 49 शतक किसने लगाया था दोस्तों, तो ये लगाया था अभी तक सचिन तेंदुलकर ने, अब विराट कोहली ने। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 452 पारियों में देखा जाए तो यह कमाल किसने किया था, सचिन तेंदुलकर ने किया था, लेकिन इन्होंने मात्र 278 पारी में ही 49 शतक लगा लिया है, किसने, विराट कोहली ने। ठीक है, तो ये उपलब्धि इन्होंने हासिल किया। ठीक है, अपने जन्मदिन पे इनको अच्छा सोफा मिला। अगला प्रश्न है दोस्तों की, ठीक है, IRDAI जिसे हम इरडाई कहते हैं दोस्तों, ठीक है, इरडाई ने मौजूदा बैंक इंश्योरेंस ढांचे की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। तो जो भी बैंक इंश्योरेंस ढांचा है दोस्तों उसकी समीक्षा करने के लिए एक जो है समिति का गठन किया गया है इरडाई के द्वारा, किसकी अध्यक्षता में किया गया, ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है। चलिए आंसर बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों जे मीना कुमारी की, ठीक है, करेक्ट आंसर इस डी है, जे मीना कुमारी की अध्यक्षता में, ठीक है, इरडाई ने बैंक इंश्योरेंस ढांचा की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। ठीक है, इरडाई का देखिए फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, यहाँ पे भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। तो इसने जो मौजूदा जो बैंक इंश्योरेंस ढांचा है दोस्तों, जो भी बैंकिंग के द्वारा जो इंश्योरेंस वगैरह किया जाता है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस किया जाता है, ठीक है, तो ये जो इंश्योरेंस है दोस्तों उसके जो है समीक्षा करने के लिए, ठीक है, कि उसमें किस तरीके का सुधार किया जाए, वर्तमान जो है समय के अनुरूप किस तरीके से किया जाए, इसके लिए जो है एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। और ये समिति क्या करेगी, तो पॉलिसियों की जो गलत बिक्री है, जबरन बिक्री की शिकायतों की दक्षता की भी ये समीक्षा करेगी। मौजूदा बैंक इंश्योरेंस मॉडल की प्रभावशीलता का भी अध्ययन करेगा, दक्षता में जो है सुधार के तरीकों का भी सिफारिश करेगा। यह अंतरराष्ट्रीय, इतना ही नहीं दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत सारी जो है ये बैंक इंश्योरेंस के क्षेत्र में बहुत सारी प्रथाओं को जो है अपनाया जा रहा है, तो उनका भी पता लगाएगा। ठीक है, और घरेलू नियमों पर लागू किए जाने वाले संशोधनों का भी ये सुझाव देगा। इस समिति की जो अध्यक्षता कौन करेगी, इस टास्क फोर्स की जो अध्यक्षता करेंगी वो करेंगी जे मीना कुमारी करेंगी, और इसके अन्य सदस्य जो होंगे वो इरडाई के जो है वरिष्ठ अधिकारी इसके अन्य सदस्य होंगे। चूंकि हम इरडाई के बारे में बात करें, यानी कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के बारे में बात करें दोस्तों,
तो ये क्या है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक निकाय है, ठीक है। तो जो कि क्या करती है, तो ये भारत में बीमा और पुनर्बीमा उद्योग को विनियमित करती है, यानी कि रेगुलेट करती है, उसके विकास में क्या करती है, अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है, ठीक है। इसको जो है स्थापित किया गया था दोस्तों, इसे बीमा जो है बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के प्रावधानों के अनुसार जो है इसे एक वैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया था। तो किसके तहत किया गया था दोस्तों, ठीक है, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के प्रावधानों के तहत इसे जो है गठित किया गया था। और ये किसकी सिफारिशों के, किस समिति की सिफारिश पे जो है इसका गठन किया गया था, तो ये ध्यान रखेगा, मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर इडाई का गठन किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में जो है इसका हेडक्वार्टर है। तो ये इडाई से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चीजें ध्यान रखिएगा, समितियों से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों की राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की सूची में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो देखिए अभी हाल ही में देखिए राज्य खाद्य सुरक्षा जो है सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है और इसमें 3 जो है श्रेणियों में, बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो है सूची जारी की गई। जैसे बड़े राज्यों ने जो है, कौन से राज्य ने, तो केरल ने, ठीक है, केरल ने जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है। यहाँ पे जो है किसके द्वारा ये जारी किया, फसाई यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा जो है ये राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो है जारी किया जाता है, ठीक है। और ये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, ठीक है, जो भारतीय राज्य हैं जिस तरीके का प्रदर्शन किए हैं उनके आधार पे जो है ये जो है सूचकांक जारी किया जाता है। वर्ष 2022-23 सूचकांक में देखा जाए एक नया पैरामीटर जो कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक रैंक में सुधार पेश किया है, जो विगत वर्ष से तुलना में जो है तुलना कर राज्य की प्रगति का आकलन करते हैं। तो एक तरीके से तुलनात्मक अध्ययन किया गया पिछले वर्ष में, ठीक है, राज्यों की खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या कार्य किया, किस तरीके का योगदान दिया, क्या विकास रहा। तो एक तरीके से तुलना करके इस साल जो है ये रिपोर्ट जारी की गई है। इस परिवर्तन को समायोजित करने के लिए अन्य मापदंडों के भारत को संशोधित किया गया है। ये एक वार्षिक मूल्यांकन है दोस्तों, हर साल जो है इसका मूल्यांकन किया जाता है प्रत्येक साल, और ये खाद्य सुरक्षा पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। किस पे दोस्तों, खाद्य सुरक्षा यानी कि फूड सिक्योरिटी को लेकर के, कि वहां के लोगों को क्या नियमित तरीके से फूड जो है मिल रहा है, खाद्य जो है अनाज का प्रबंधन सही तरीके से राज्य जो है कर पा रही है, एक तरीके से जो कहा जाता है समाज के अंतिम तबके तक जो है क्या खाद्य सब पहुंच पा रहा है। तो इस आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है और कितने बड़े राज्य, छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन पर। यहाँ पे देश में जो खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिस्पर्धा और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए यहाँ पे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक की जो शुरुआत जो की गई थी ये 2018-19 में किया गया था। और अगर पिछले 5 वर्षों में देखें तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र है, बिहार है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश और ऐसे जो 20 बड़े राज्य हैं उनमें से 19 जो है 19 ने जो है 2019 की तुलना में 2022-23 में, ठीक है, ये जो राज्य खाद्य सुरक्षा जो सूचकांक में जो स्कोर है उसमें गिरावट का अनुभव किया है, ठीक है। 20 में से 19 राज्यों ने जो उनके स्कोर था उसमें गिरावट है। 2022-23 के जो है सूचकांक में जो पेश किया गया एक मापदंड के समायोजन के बाद 20 में से जो 15 राज्यों ने 2019 की तुलना में 2022 में जो इन्होंने कम स्कोर हासिल किया है। 2022-23 में ये जो पैरामीटर में गुजरात और केरल का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा, जबकि आंध्र प्रदेश का जो प्रदर्शन रहा वो उतना अच्छा नहीं रहा, जो कि इसमें से भी केरला सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन ध्यान रखिएगा अंकों के मामले में जो है पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अंक सबसे अधिक रहे और झारखंड का सबसे कम रहा है। यहाँ पे देखिए चार्ट लगा हुआ है दोस्तों कैटेगरी वाइज। यहाँ पे देखिए जो अगर आपसे पूछा जाए यूटीज के यानी कि यूनियन टेरिटरीज के मामले में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर रहा है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे स्मॉल स्टेट में तो गोवा जो है पहले स्थान पे रहा है। वहीं पे जो है लार्ज स्टेट की बात करें तो केरला जो है पहले स्थान पे रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये रैंकिंग, ये जो चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे स्कोर पूछ दे सबसे अधिक जो स्कोर प्राप्त किया वो पंजाब ने, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश ने सबसे कम झारखंड, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा जो कि किससे रिलेटेड है, अवार्ड से रिलेटेड है, कि किस वर्ष किसे जो है वर्ष 2023 के लिए एजुथाचन साहित्य पुरस्कार के लिए चुना गया। अच्छा ध्यान रखिएगा ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एजुथाचन जो साहित्य पुरस्कार है ये किस राज्य सरकार का पुरस्कार है, किसके द्वारा ये दिया जाता है। तो ध्यान रखिए केरल सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और केरल का ये पुरस्कार है जिसके लिए जो है किसे चुना गया, ऑप्शन आपके सामने, इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर एस के वासंथन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है
एजुथासन जो पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में केरल सरकार के द्वारा जो स्थापित शीर्ष पुरस्कार, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है एजुथासन पुरस्कार। और ये जो है इसकी जो घोषणा की गई है वो जो संस्कृत मंत्री है केरल के, उनके द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा किया गया। और इस पुरस्कार को किसे जो है दिया जाएगा इस वर्ष, तो एक प्रसिद्ध शिक्षाविद है दोस्तों जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, डॉक्टर एस.के. वसंतन। उनको जो है केरल राज्य का जो है ये एजुथासन पुरस्कार जो है प्रदान किया जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो डॉक्टर जो है वसंतन ने उपन्यास, लघु कहानी, निबंध, इतिहास, अनुवाद जैसी कई शैलियों में अपने कार्यों के माध्यम से विद्वानों और पुस्तक प्रेमी दोनों पर जो है ध्यान आकर्षित किया है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है इन्होंने कई सारी जो है इनकी रचनाएं रही हैं एस.के. वसंतन की प्रमुख रचना जैसे कि केरल सरकार, माफ करिएगा, संस्कार चरित्र, निघंटू, ठीक है, नम्मल नदत्रा वाजिकल, केरल के सांस्कृतिक इतिहास से संबंधित जो है इनकी 2 प्रमुख, ठीक है, रचनाएं रही हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये पुरस्कार जो है दोस्तों किससे दिया जा, मतलब किसके द्वारा दिया जाता है, एजुथासन पुरस्कार, तो ये केरल सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें देखिए, अभी हाल ही में देखा जाए बर्मिंघम जो है सिटी यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा जो है मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है दोस्तों। किसे दिया गया, तो अभिनेत्री प्रीति जिंटा को दिया गया है। और ये बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी है, ये देखिए यूनाइटेड किंगडम में स्थित ये यूनिवर्सिटी है और इसी के द्वारा मानद जो है डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है, अभिनेत्री प्रीति जिंटा को दिया गया है। प्रीति जिंटा को किस लिए दिया गया, तो इन्होंने जो बॉलीवुड में योगदान दिया, बिजनेस के भी क्षेत्र में जो इन्होंने योगदान दिया, उसके लिए जो है उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर यहाँ पे कुलपति थे, उन्होंने 103वें स्थापना दिवस, जो यूनिवर्सिटी का 103वां जो है स्थापना दिवस था, उस अवसर पे जो है इनको यह सम्मान प्रदान किया है प्रीति जिंटा को। और यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी उसकी आगामी मानद डॉक्टरेट बॉलीवुड और व्यवसाय में उनके मेहनत और प्रयासों का योगदान का एक प्रमाण है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों कि किसे दिया गया, अभी हाल ही में इन्होंने मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त किया है बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के द्वारा अभिनेत्री प्रीति जिंटा को। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना के शुरू करने की घोषणा की है। तो डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू करने की जो घोषणा किया गया, किसके द्वारा किया गया दोस्तों, ये कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। तो कर्नाटक सरकार ने भी हाल ही में दोस्तों एक योजना शुरू किया है हृदय घात से संबंधित। ठीक है, डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना। इस योजना को देखा जाए जो है ये हब और स्पोक मॉडल के तौर पे पूरे जो है राज्य में लागू किया जाएगा। और ये किससे संबंधित है, तो जैसा कि राज्य में दोस्तों जो युवा हैं, जो यंग हैं लोग हैं, उनमें काफी ज्यादा हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और इन्हीं मामलों से निपटने के लिए और साथ ही साथ समय रहते उपचार उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि हार्ट अटैक से दोस्तों कई बार लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ठीक है, उपचार दिया जाए, इससे संबंधित जो है ये योजना है। तो एक तरीके से हृदय घात से बढ़ते जो मामले उससे निपटने के लिए और समय रहते उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये योजना जो है शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, दिल का दौरा पड़ने पर अधिक से अधिक लोगों की जान बचाना है। यह भी सुनिश्चित करना है कि गोल्डन आवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टर्मिनोलॉजी है दोस्तों, गोल्डन आवर क्या होता है, गोल्डन आवर में उपचार प्रदान करना है। अच्छा, जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है दोस्तों, तो हार्ट अटैक जो दौरा पड़ता है उसके पढ़ने के जो पहले घंटे का जो समय रहता है, ठीक है, मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आता है, तो ये जो हार्ट अटैक आ रहा है उसके जो पहले घंटे का जो समय रहता है उसी को गोल्डन आवर कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट समय रहता है, इसी में लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस गोल्डन आवर में लोगों को उपचार उपलब्ध करा करके उनकी जान बचाई जाना। ठीक है, तो गोल्डन आवर के दौरान जो ये भी टर्मिनोलॉजी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, ये जो है पुरस्कार जो है किसके नाम पे, तो पुनीत राजकुमार जो कि कर्नाटक के अभिनेता, उनके नाम पे जो है ये पुरस्कार का नाम रखा गया, क्योंकि इन्होंने इस क्षेत्र में काफी योगदान दिया था और इनको कर्नाटक रत्न से भी पुरस्कार जो है, कर्नाटक रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया। और इन्होंने जो इस क्षेत्र में काफी योगदान दिया है, जिस कारण से इनके नाम पर ये योजना रखी गई। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय, ठीक है, योजना, हृदय ज्योति योजना। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगेन हम देख रहे हैं यहाँ पे आज स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमें पढ़ने को मिल रही हैं कि निम्न में से कौन सा देश 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ठीक है, किसकी मेजबानी करेगा दोस्तों, 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। कौन सा देश करेगा दोस्तों, ये ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें दोस्तों। और इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी, बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश दोस्तों 2025 में 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा।
और ये जो है चूंकि वोटिंग हुई थी दोस्तों विश्व तीरंदाजी एशिया कांग्रेस के लिए, जिसमें से 14 वोट पड़े थे, ठीक है। इससे जो है मेजबानी जीत गया है कौन? बांग्लादेश। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप अभी जो देखिए शुरू हुआ, आयोजित की गई थी 3 नवंबर को किया गया था बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है। और ये जो कांग्रेस हुआ था, ये जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों, इसमें लगभग 24 देशों ने भाग लिया था। बांग्लादेश और चीन दो ऐसे देश थे जिन्होंने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप के मेजबान देश के रूप में बोली के लिए आवेदन किया था और जीता कौन दोस्तों? बांग्लादेश। 23वीं अगर बात करें दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में जो है समाप्त हुई है, ठीक है। जो है एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 23वीं चल रही है, जो कि बैंकॉक थाईलैंड में, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने बात किया। तो 23वीं जो कि बैंकॉक थाईलैंड में, फिर इसके 2 साल के बाद 2025 में जो 24वीं, ठीक है, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? बांग्लादेश में किया जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों दिवस से रिलेटेड है कि किस तारीख को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आपसे मैं पूछ रही हूँ, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो कि मनाया जाता है 7 नवंबर को मनाया जाता है। तो अब आप मुझे बताइए कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, ठीक है। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि ये जागरूकता दिवस है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है, तो आप मुझे बताइए वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? ये 7 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। तो हर साल दोस्तों भारत में जो है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 7 नवंबर को। और ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है तो लोगों को कैंसर जो कि गंभीर बीमारी, ठीक है, तो इससे जो है लोगों को जागरूक करने के लिए, इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये जो है दिवस मनाया जाता है। लोग जो कैंसर की शीघ्र पहचान कर सकें, शीघ्र उसके निदान और रोकथाम के प्रति जो है लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है, उनके बीच जागरूकता फैलाने के लिए हर साल जो है ये दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ये दिवस दोस्तों 7 जो है नवंबर को ही क्यों चुना गया? तो ये जो दिवस 7 नवंबर को इसलिए चुना गया क्योंकि जो देखिए नोबेल पुरस्कार विजेता है दोस्तों मैडम क्यूरी, उन्होंने जो है उनका ये जन्मदिन है, ठीक है। और मैडम क्यूरी ने कैंसर से लड़ने के लिए बहुत योगदान दिया है, जिस कारण से 7 जो है नवंबर का दिन चुना गया राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस को मनाए जाने का। इन्हीं के योगदान को याद करने के उद्देश्य से हर साल जो है मैडम क्यूरी के जन्मदिन के मौके पर कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और WHO के अनुसार देखा जाए दोस्तों, कैंसर जो दूसरा सबसे घातक बीमारी जो लोगों की मौत का कारण बनती है, ठीक है, कैंसर। तो ये ध्यान रखिएगा 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। हमने आपसे पूछा वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों की किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज में हिंदी MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा किया है? तो देखिए जो लोग मेडिकल जो डॉक्टर बनना चाहते हैं वहां पे तो इंग्लिश का पूरा पढ़ाई होती है, लेकिन अब जो लोग जो कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने मेडिकल की पढ़ाई के लिए हिंदी को जो है अपनी भाषा चुना है, ठीक है, हिंदी में जो पूरा सिलेबस होगा MBBS का, और ऐसा करने वाला जो राज्य है दोस्तों अभी फिलहाल उत्तराखंड है। इसके पहले मध्य प्रदेश ने ये घोषणा किया था। तो उत्तराखंड के जो स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री दोस्तों धन सिंह रावत, इन्होंने ये घोषणा किया है कि राज्य का जो चिकित्सा संस्थान है दोस्तों उसमें हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। अच्छा, ऐसा करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना था दोस्तों वो मध्य प्रदेश था। तो मध्य प्रदेश ने अक्टूबर 2022 में यानी कि 1 साल पहले जो है ये घोषणा किया था कि राज्य के जो MBBS कॉलेज है वहां पे हिंदी पाठ्यक्रम में जो है पूरा सिलेबस दिया जाएगा और हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने वाला उत्तराखंड जो है दोस्तों ये देश का दूसरा राज्य है। यहाँ पे जो वहां के मंत्री दोस्तों रावत के अनुसार देखा जाए तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री दोस्तों जो है मनसुख मांडविया, उन्होंने अगस्त के अंत तक उत्तराखंड के चिकित्सा संस्थानों में हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने की सहमति व्यक्त किया था, जिसके बाद से यहाँ की सरकार ने ये निर्णय लिया। MBBS का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, इसी को MBBS कहते हैं। और ये दोस्तों एक मेडिकल की डिग्री है और ये 5 सालों तक, ठीक है, स्नातक, जैसे कुछ लोग ग्रेजुएशन करते हैं, कुछ लोग का 3 साल, कुछ लोग का 4 साल, तो यहाँ पे MBBS जो है दोस्तों ये है ग्रेजुएशन का डिग्री है जो कि 5 साल तक MBBS जो है चिकित्सा, यहाँ पे जो चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम है जो कि 5 वर्षों का होता है, ठीक है, 5 वर्षों में आप ग्रेजुएट हो जाते हैं MBBS से, तो ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि दोस्तों बात करें उत्तराखंड की, दोस्तों ध्यान है आपको उत्तराखंड जो है ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक है, किससे हुआ था? उत्तर प्रदेश से सन 2000 में अलग हुआ था, ठीक है। जब ये अलग हुआ तो इसका नाम उत्तरांचल था, ठीक है, क्या था? उत्तरांचल था। 2007 में इसका नाम हो गया दोस्तों उत्तराखंड, ठीक है। चूंकि इसके गठन जो हुआ था ये 9 नवंबर 2000 को हुआ था 27वें राज्य के रूप में। वर्तमान में जो यहाँ के मुख्यमंत्री है वो पुष्कर सिंह धामी है, गुरमीत सिंह जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। और यहाँ की हम बात करें दोस्तों जो राजधानी वो देहरादून है, ठीक है, जो कि शीतकालीन राजधानी। अब आप मुझे बताइए ग्रीष्मकालीन राजधानी, ठीक है,
क्या है, ठीक है, किसकी, उत्तराखंड की। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। कुछ क्वेश्चंस मैंने इस दौरान आपसे पूछे, तो उम्मीद है आप उसका आंसर देंगे। अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, जो कि है हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि होसर प्रेम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किससे बनाया गया, रणबीर कपूर को बनाया गया। प्रतिष्ठित केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया, किसे चुना गया, टी प्रभुनाथ को चुना गया। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, किसे किया गया, राजेंद्र मेनन को किया गया। वहीं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो साइट लॉन्च करेगा, कौन करेगा दोस्तों, केरल करेगा। प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में सेवा देने के लिए चुना गया है, किसे चुना गया है, सुरेंद्र अधाना को चुना गया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, लोगों को शेयर कर दीजिएगा। बाकी डेली करंट अफेयर से जुड़े रहिए, इसी तरीके से रेगुलर क्लास को फॉलो करिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।